नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत, और आज के सेशन में चर्चा है कंधार में गए भारत के एक विमान IC-81 के हाईजैक की, 814 के हाईजैक की। चर्चा है कि IC-814 के साथ जब हाईजैक हुआ उस समय की सरकार से क्या कोई भूल हुई, कोई चूक हुई, या फिर आज जो इस पर वेब सीरीज बन चुकी है उसमें कंट्रोवर्सी में जो यहां पे अपराधी थे या वो अपहरणकर्ता आतंकी जिन्होंने अपहरण को अंजाम दिया उसके नाम को दिखाने में वेब सीरीज में किसी प्रकार की कोई चूक हुई। आज के सेशन में चर्चा होगी सारी घटनाओं की, ये क्यों फिलहाल चर्चा में है, सारी बातें आपके साथ की जाने वाली हैं। आपके सामने एक तस्वीर है जिसके अंदर कुछ आतंकी और साथ में भारत का एक विमान दिख रहा है। इसके बारे में हमने आज से कुछ दिन पहले भी एक सेशन करके आपको बताया था कि गूगल पर अचानक कंधार हाईजैक सर्च होना शुरू हो गया था, तब जब नेटफ्लिक्स पर एक मिनी वेब सीरीज इस हाईजैक से संबंधित अपलोड की गई। उस वेब सीरीज के आने के बाद लोग वेब सीरीज के आते ही नेटफ्लिक्स को अनइंस्टॉल करने के लिए मुहिम चला दिए। चर्चा हुई कि IC-814 द कंधार हाईजैक जिस तरह से दिखाई गई है उसमें हिंदू धर्म की आस्था का मखौल बनाया गया है। जानबूझकर आतंकियों के कोड नेम वो दिखाए गए हैं जिस तरह से वहां पर उपयोग में हुए थे, लेकिन ये बताना भूल गए हैं कि ये आतंकी किस धर्म से आते थे। आज इस सेशन में विस्तार से आपको बताएंगे क्या घटनाक्रम था, किस तरह से यहां पर अपहरणकर्ता आतंकी अपने नाम, कोड नेम, हिंदू नाम यूज कर रहे थे, वास्तविक उनके जो नाम थे, मुस्लिम जो नाम थे, उन्हें नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज में भी किसी तरह से नहीं बताया गया। इसी से सारा विवाद शुरू हो गया। पहले आप जानते हैं कि हुआ क्या था, फिर हम इससे जुड़े हुए विवाद जानेंगे, और विवाद के साथ साथ क्योंकि इस हाईजैक में इस हाईजैक में जो विमान हाईजैक होकर गया था, इसको छुड़वाने के लिए भारत सरकार को 3 आतंकी रिहा करने पड़े थे। इससे एक बड़ा सवाल यह बनता है कि उस समय की सरकार से क्या कोई चूक हुई थी? उस समय सरकार अटल जी की थी, तो अटल जी की सरकार से क्या गलतियां हुई थी? सारी बातें आज के सेशन में डिटेल से हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं उस दिन की जिस दिन यह घटना हुई थी। तारीख थी 24 दिसंबर 1999। नेपाल का त्रिभुवन एयरपोर्ट था, वहां से IC-814 भारत का एक विमान टेक ऑफ करता है अपने साथ में 176 यात्रियों को लेकर के। सब कुछ सही तरह से चल ही रहा होता है, लेकिन जैसे ही नेपाल की सीमा से भारत की सीमा में विमान एंट्री करता है, उसी बीच में कुछ सवारी जो आतंकी थी वो निकलकर केबिन क्रू के पास पहुंचती हैं। पायलट के केबिन में एंट्री करती हैं, हाथ में गन और ग्रेनेड लिए हुए होती हैं, और पायलट से कहती हैं कि ये विमान हाईजैक हो चुका है, और जब ये हाईजैक हो चुका है तो इसे दिल्ली नहीं ले जाना है, इसे पाकिस्तान लेकर चलिए। ऐसे में हाईजैकर्स को बंदूक के सामने देख करके, हाईजैकर्स बंदूक के साथ यहां पर होते हैं, और हाईजैक करते ही सबसे पहले एक हाथ में रिवॉल्वर और दूसरे हाथ में ग्रेनेड लेकर साफ साफ कहते हैं कि यह विमान अब दिल्ली नहीं जाएगा, इसे आप दूसरे देश में लेकर चलिए, लाहौर लेकर के चलिए। इस तरह से विमान का हाईजैक होना और विमान को हवा में से ही दिल्ली उतारे बिना लाहौर की तरफ मोड़ने का निर्णय होता है। पायलट दिल्ली के स्थान पर पाकिस्तान के लाहौर में पहुंचते हैं। अब यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, उसे पहले जान लेना जरूरी है, और उसके बाद में इस कहानी को और डिटेल में समझ पाएंगे। अभी एक बार के लिए आप इस मैप को देखें। इस मैप की पूरी कहानी ही आपको जानने योग्य है। सारी की सारी स्टोरी इसी के पीछे की पॉलिटिक्स के साथ घूम रही है। देखो, काठमांडू से उड़ता है यह विमान दिसंबर 24 को शाम 4 बजे के आसपास उड़ता है। नई दिल्ली पहुंचना होता है, घंटे 1.5 घंटे का सफर है, लेकिन यहां पर हाईजैकर्स कहते हैं कि नहीं भाई, यहां नहीं उतारना है। आप यहां से निकलते हैं और निकल करके इन्हें लाहौर ले जाने का आदेश दिया जाता है कि लाहौर लेके चलो। लाहौर में ये लैंड होने वाले होते हैं, लेकिन लाहौर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल इन्हें मना कर देता है कि हम आपको यहां उतरने नहीं देंगे। क्यों नहीं उतरने देंगे? अब उसके पीछे की थोड़ी सी पॉलिटिक्स समझ लो क्या हुई थी। असल में वर्ष 1999 में, अगर आपको याद हो, तो कारगिल वॉर हुआ था। कारगिल वॉर की कहानी को थोड़ा सा समझिए। देखिए, एक टाइमिंग है, ये टाइम फ्रेम बड़ा ही क्रूशियल है। 1998, 1999 ये दोनों वो टाइम फ्रेम है जिसमें बहुत सारी घटनाएं घटी हैं।
भारत के अंदर परमाणु परीक्षण का होना हुआ, या फिर कारगिल वॉर का होना हुआ। ये दो वो घटनाएं हैं जिनकी वजह से इतिहास पूरी तरह भारत पाकिस्तान के रिश्तों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, भारत ने जब पोखरण परमाणु ब्लास्ट किया तो भारत में उस समय अटल जी की सरकार हुआ करती थी। अटल जी की सरकार थी तो भारत के ऊपर अमेरिका के द्वारा बहुत सारे प्रतिबंध लाद दिए गए कि भैया भारत वालों, अब आप लोगों ने परमाणु बम का परीक्षण कर लिया है, अब आप सैंक्शन देखो। भारत पर प्रतिबंध लग गए साहब। लेकिन अटल जी की सरकार फिर से मई के अंदर बनकर आती है, सरकार बनकर आती है। इसी बीच में पता चलता है कि भारत के कारगिल के अंदर पाकिस्तानी घुसपैठिए घुस आए हैं। घुसपैठिए घुसने की सूचना जब भारत को मिलती है, अब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। अटल जी की सरकार मई में फिर बन चुकी है। अटल जी की पहले 13 दिन, फिर 13 महीने और फिर 5 साल की पूरी सरकार। तो अटल जी की 1999 में जो सरकार बनी उसमें अटल जी एक गठबंधन की सरकार के साथ आए थे। एनडीए की सरकार थी जिसमें बीजेपी, जो कि सबसे ज्यादा सीटें लेकर थी, उसके पास 182 सीटें थी। जैसे आज 240 है, ऐसे उस समय इनके पास 182 एमपी थे और कांग्रेस के पास लगभग 114 एमपी थे उस समय अपोजिशन के अंदर। ठीक है, अच्छा, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं था, यानी गठबंधन की सरकार थी। और गठबंधन की सरकारें जो हैं वो किस तरह से चलती हैं, मजबूर होती हैं या मजबूत होती हैं, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में एनडीए की सरकार है, बीजेपी 182 पर है। अब यहां पर बड़ा ही जबरदस्त पॉलिटिकल खेला है, और वो क्या है, 99 में कारगिल वॉर चल रहा है, 26 जुलाई को हम कारगिल जीत जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात समझिए, उस समय पाकिस्तान में सरकार होती है नवाज शरीफ की, और नवाज शरीफ साफ साफ ये कह रहे होते हैं कि मैं इस कारगिल वॉर के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। नवाज शरीफ डे वन से ये कह रहे होते हैं कि कुछ कबीले के लोग हैं जो जाकर के कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर लिए, ये पाकिस्तान का किया धरा नहीं है। नवाज शरीफ जब इस तरह की बातें बोल रहे होते हैं, लेकिन यहां पर कबीलों के साथ में सेना का होना जब पता चलता है कि कारगिल के अंदर असल में कबीले नहीं, कबीले की वेशभूषा में पाकिस्तानी सेना है जो अंदर घुसाई है, तो नवाज शरीफ को भी जब यह बात पहली बार पता चलती है कि मेरे साथ ही धोखा हो गया, उस समय पाकिस्तान की सेना में परवेज मुशर्रफ जो है ना, वो उस समय पर क्या होते हैं, जनरल होते हैं, सेना के जनरल होते हैं। अब नवाज शरीफ पीएम पाकिस्तान, इधर परवेज मुशर्रफ जिन्होंने नवाज शरीफ को धोखे में रखा था। किस बात के धोखे में, कि साहब वहां पर कबीले गए हैं, सेना नहीं गई है। नवाज शरीफ इनसे पूछते हैं कि क्या आपने वहां सेना भेजी है, बोले नहीं। लेकिन जब युद्ध होने लगा, सेना के सारे हथियार वहां दिखने लगे, तो यह समझ में आ गया कि नवाज शरीफ को परवेज मुशर्रफ ने धोखे में रखा है। ऐसे में नवाज शरीफ की सरकार को ही गिरा दिया जाता है। अराउंड अक्टूबर के आसपास की बात है, परवेज मुशर्रफ तख्ता पलट कर देते हैं, नवाज शरीफ को हटा करके, और परवेज मुशर्रफ ही पाकिस्तान की सरकार को कब्जे में ले लेते हैं। इसका मतलब अब पाकिस्तान में जिस समय यह हाईजैक हो रहा है, परवेज मुशर्रफ सरकार में बैठे हुए हैं, सेना प्रमुख अब देश चला रहे हैं। तो अब स्थितियों को समझिए। स्थितियां कुछ इस तरह की हैं कि 1999 दिसंबर में जिस समय यह हाईजैक हुआ, उससे 3 महीने पहले ही पाकिस्तान कारगिल का युद्ध हार कर बैठा था। परवेज मुशर्रफ युद्ध हार कर बैठा था। भारत से कितना खिसियाया होगा इसका अंदाजा आप स्वतः लगा सकते हैं। ऐसे में आतंकियों को लाहौर में जाता देख स्वाभाविक सी बात है कि वो इस घटना के पीछे है, वो इस तरह से इस घटना के पीछे है कि वो हार का बदला लेना चाहता है। जो हार उसने हाल ही में कारगिल में देखी है उसका बदला लेना चाहता है, ये सर्वविदित है। लेकिन फिर भी अपनी इमेज को बचाने के लिए वो आतंकियों को अपने यहां शरण नहीं देना चाहता। इसलिए लाहौर से साफ मना कर दिया जाता है आतंकियों के जहाज को उतरने से कि साहब हम नहीं उतरने देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जबरदस्ती फिर से एक संघर्ष और शुरू हो जाए। मतलब इस पूरी घटना के पीछे पाकिस्तान की आईएसआई यानी खुफिया एजेंसी थी, लेकिन फिर भी वो इस पूरी घटना में अपने आप को चुप बिठा करके कि हम फ्रंट फुट पर नहीं आना चाहते। आतंकियों का मामला है, वो आतंकी जो पाकिस्तान के हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार का इससे कोई लेना
लेना देना नहीं है, सेना का कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान में तीन हेड हैं, मतलब तीन पावर संस्थाएं हैं, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के आतंकी। जैसे भारत में होता है ना न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, ऐसे इनके यहां पर पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकी। पाकिस्तान की सरकार को तो पलटा दिया गया क्योंकि नवाज शरीफ हट गए, परवेज मुशर्रफ सत्ता में है क्योंकि सेना प्रमुख हैं, आतंकियों ने अपनी तरफ से काम किया है तो बोले हम उसके जिम्मेदार नहीं होते साहब। यानी पाकिस्तान तीन तरह से चल रहा था, आज भी वैसे ही चलता है। आने दीजिए, आगे चलते हैं साहब। लाहौर में उतरने नहीं दिया गया, अब फ्यूल खत्म होने लगा। अच्छा, उस समय की जो फ्लाइट्स हुआ करती थी, जो डोमेस्टिक या अंतरराष्ट्रीय छोटी दूरी की फ्लाइट होती थी, इनमें इतना ही फ्यूल एक बार में भरा जा सकता था कि ये 4 घंटे ही उड़ सकती हैं। ऐसे में यहां से उड़ी फ्लाइट जो नई दिल्ली पहुंचने वाली थी, 4 बजे उड़ी हुई फ्लाइट थी जिसे अमृतसर पहुंचना था। अब सॉरी, देखिए लाहौर पहुंच गई, लाहौर उतरने के लिए जब इसने कहा तो मना कर दिया। अब देखो, इसको उतरने के लिए जब मना कर दिया तो ये फ्लाइट घूमकर वापस अमृतसर आई। तो लाहौर उतरने नहीं दिया गया तो अमृतसर घूमकर आई। अमृतसर इस जगह पर क्यों उतारा गया? क्योंकि कहीं ना कहीं से तो फ्यूल भरवाना है। अब फ्यूल भरवाना है, अमृतसर में फ्लाइट को उतारा गया। पहली बार लाहौर गई तो उतरने नहीं दिया, घूमकर वापस अमृतसर आई और यहां पर फ्लाइट लैंड हो जाती है। अमृतसर भारत के पंजाब का शहर, ठीक है, वहां पर फ्लाइट उतरती है। फ्लाइट कितने बजे उतरती है? 7 बजे उतरती है। 3 घंटे ऑलरेडी हवा में रह ली है, 4 घंटे ही अधिकतम चल सकती है। 4 घंटे बाद वो हवा में ही उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा, फिर वो क्रैश हो जाएगी। ऐसे में अब 3 घंटे चल चुकी है। यहां पर विमान का पायलट बोलता है कि भैया इसकी रिफ्यूलिंग करा लो अगर इसको आगे लेकर चलना है। आतंकी कहां ले जाना चाहते थे? आतंकी इसे कंधार ले जाना चाहते थे। क्यों ले जाना चाहते थे? क्योंकि वहां तालिबान का शासन था। तालिबान ऑलरेडी दुनिया भर की नजर में आतंकी थे, आतंकी भाई भाई। इस तरह से बोले अपन वहां उतरकर चलेंगे। अब क्या होता है, अब ध्यान से देखो। अमृतसर यहां पर 7 बजे ये फ्लाइट उतरती है। जैसे ही ये फ्लाइट उतरती है, इसके अंदर आतंकी अनाउंस करवाते, भैया हमें तेल चाहिए, रिफ्यूलिंग कर दो। लेकिन डर यह रहता है कि अगर यहां पर फ्लाइट उतर गई तो यहां से सेना और पुलिस वाले आकर के आतंकियों के ऊपर फायरिंग कर देंगे और फायरिंग करके इस विमान को उड़ने ही नहीं देंगे। ऐसे में आतंकी इस फ्लाइट को बंद नहीं करते, चालू रखते हैं। लगभग 50 मिनट तक अमृतसर एयरपोर्ट पर यह विमान खड़ा रहता है। जितना फ्यूल था वो भी जलता रहता है, क्योंकि फ्यूल तो इतना ही है कि वो 4 घंटे अधिकतम चलेगा। इधर की तरफ 50 मिनट का समय निकलता है। यहीं पर एक तगड़ा काम होता है, और वो क्या है? भारत की सरकार को लगभग 5 बजे के आसपास ही पता चल चुका होता है कि हमारा विमान हाईजैक हो चुका है। अमृतसर पहुंचते पहुंचते भारत के अंदर जो खुफिया एजेंसी हैं, उनके प्रमुखों को, गृह मंत्रालय को, इन सबको आइडिया हो गया कि अमृतसर में हमारा विमान अटक गया है। अब मजबूरी देखिए, दिक्कत यह हो रही है कि यहां, अब हाँ, पंजाब के बारे में भी सुन लो। देखो, इंडिया में सरकार किसकी चल रही है? तो इंडिया में सरकार चल रही है एनडीए की, जिसमें बीजेपी बहुमत में है। लेकिन बहुमत में है, किसी भी प्रकार से यह टैग नहीं होना चाहते कि हमने आतंकियों के कारण आम जनता को मार दिया। आम जनता को मारने का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा है। दूसरी तरफ चलिए, अमृतसर के अंदर प्रकाश सिंह बादल की सरकार है, अकाली दल, जो कि एनडीए का सहयोगी संगठन है। अब बादल सरकार जब तक परमिशन अपनी पुलिस को ना दे, वहां के जो डीजीपी हैं उनको परमिशन ना दे, वो यहां पर जाकर इस पे हमला नहीं कर सकते। मतलब 50 मिनट तक विमान खड़ा रहा अमृतसर पर, और फैसला लेने में सरकारें डरती रही, केंद्र सरकार और पंजाब सरकार। क्योंकि अगर गलती से किसी आम जन को मार दिया गया जब बचाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में, तो देश में इतना विरोध होगा कि सरकार गिर जाएगी। गठबंधन की सरकारों में कौन सा सहयोगी किस बात पर नाराज हो जाएगा नहीं पता, और सरकार गिर जाएगी। सरकार बचाने की जो कवायद थी, ये यहां पर देखी जा रही थी। बार बार ये चीज यहां पर भी दिखाई गई है कि सरकार उस समय मजबूर ज्यादा दिखाई दे रही थी, मजबूत नहीं दिखाई दे रही थी। हालांकि वही सरकार जो कारगिल जीत चुकी थी, वही सरकार अब इस समय आतंकियों के सामने अपनों को बचाने के लिए उसमें थी कि यार कोई मर ना जाए। ऐसे में यहां पर खड़ा रहा लगभग 50 मिनट विमान यहां से टेक ऑफ करता है बिना तेल भराए। तेल भराने आया था, लेकिन तेल क्यों नहीं भरा पाया? क्योंकि जो तेल भरने वाला ट्रक गया था, उस ट्रक से डर यह लगा कि इसके पीछे सेना है और वो जैसे ही यहां पर आएगी और वो गोलीबारी कर देगी। विमान बिना एटीसी की परमिशन लिए ही यहां से उड़ा दिया जाता है और यहां से विमान को उड़ाकर फिर से पाकिस्तान ले जाया जाता है। अब पाकिस्तान ने अब तक परमिशन नहीं दी थी,
लेकिन पाकिस्तान को मजबूरी में अब परमिशन देनी पड़ी, क्योंकि पायलट लाहौर के एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बोलता है कि अगर आपने मुझे उतरने नहीं दिया तो मैं क्रैश लैंडिंग करा दूंगा। क्रैश लैंडिंग का मतलब बच जाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज तो मरना तय है। मतलब उस तरह से विमान को उतारा जाएगा कि अब कुछ ऑप्शंस नहीं बचे हैं, 1-2 मिनट उड़ने भर का तेल बचा है, उतारने देते हो तो ठीक है। हालांकि पाकिस्तान ने उस समय भी रनवे की लाइट बुझा दी, लेकिन पायलट की सूझबूझ से फ्लाइट को उतारा जाता है और उतार करके लाहौर में जैसे उतारा जाता है, पाकिस्तान उसको रिफ्यूल कर देता है, तेल भर देता है और कहता है कि आप यहां नहीं रुक सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी दुनिया भर में उसकी इंसल्ट हो रखी है। किस बात पर इंसल्ट हो रखी है? कि तुम कारगिल में यह कह करके कि कबीले वाले गए हैं, अपनी सेना को भेज दिए, अब फिर से तुम हाईलाइट हो जाओगे कि आईएसआई ने कंधार ये हाईजैक करवाया है। तो इस चक्कर में पाकिस्तान तेल भरते ही कहता है कि यहां से निकल लो, हम बदनाम नहीं होना चाहते। मतलब ये लोग इस काम को भी बड़ा ईमानदारी से करना चाह रहे थे, यानी कि ये काम अपहरण का भले ही हो, इनकी नजर में बड़ा ईमानदारी पूर्वक अपनी इमेज को साफ सुथरा रखते हुए हो रहा था। कोई बात नहीं साहब, यहां से तेल भरवाता है। अब तेल भरवाकर यह विमान पहुंचता है कंधार, लाहौर से कंधार। लाहौर से कंधार की तरफ जब पहुंचता है तो साहब यहां पर अफगानिस्तान के कंधार में एयरपोर्ट पर जो लाइट्स होती हैं, जहां से रनवे दिखाई देता है, कंधार इतना लीस्ट डेवलप्ड एयरपोर्ट था कि वहां पर एयरपोर्ट की एयर स्ट्रिप तक दिखाई नहीं दे रही थी। तो बोले अब क्या करें? बोले यहां तो लाइट ही नहीं है, अब उतारे कहां? अगेन मजबूरी क्या है? 4 घंटे के अंदर अंदर उतारना है, अदरवाइज फिर से हालात खराब हो जाएंगे। तो ऐसे में अफगानिस्तान अगर जाते हैं तो वहां तो एयरपोर्ट पर लाइट ही नहीं है, उतारेंगे कैसे? ऐसे में फिर दूसरा ऑप्शन दिखाई देता है, बोले चलो दुबई चलते हैं। दुबई के लिए फ्लाइट को मोड़ दिया जाता है। 8 बजे ये फ्लाइट निकलती है और ये दुबई पहुंचती है 1:32 पर। आपको यहां 5.5 घंटे का अंतराल दिख रहा होगा। असल में दुबई का टाइमिंग यहां के टाइमिंग से 1-1.5 घंटे का आगे चलता है, ठीक है। ऐसे में दुबई के टाइमिंग के अनुसार यहां पर फ्लाइट पहुंचती है। यहां एक वायुसेना के अड्डे पर फ्लाइट को उतारा जाता है। दुबई सरकार, जो कि तुलनात्मक रूप से बहुत पावरफुल थी। क्यों पावरफुल थी? क्योंकि दुबई ने उतरने तो दिया, लेकिन अमेरिका और दुबई के बीच, यानी कि यूएई के बीच में बहुत अच्छी सूझबूझ हुआ करती थी। भाई पैसे वाला देश था ये, यहां का शेख अमेरिका से पूछ के ही सब करता था। ऐसे में जब ये यहां उतरते हैं और यहां पर फिर तेल मांगते हैं आतंकी कि हमें तेल दे दो, तो यहां पर यूएई के साथ भारत सरकार निरंतर इनके संपर्क में थी और इनसे कह रही थी कि सर आप उनको अगर तेल देते हैं तो तेल के, अच्छा देखो उस समय पर भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे आज आप देखते हो ऐसे नहीं हुआ करते थे। भारत उस समय स्ट्रगलिंग इकोनॉमी था, लगातार इतने सारे युद्ध देख चुका था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा कोई बहुत बड़ा सिक्का नहीं चलता था, भारत की अर्थव्यवस्था भी बड़ी लाचार प्रकार की थी। आज आप दुनिया में टॉप 3 टॉप 5 में बैठे हुए हैं। उस समय पर स्थितियां बड़ी खराब तरह की रहा करती थी। ऐसे में दुबई के पास भी हम बहुत ऑथेंटिक तरीके से और ऑथोरेटिव तरीके से नहीं कह पा रहे थे, रिक्वेस्टिंग मोड में हमारे प्रयास चल रहे थे कि सर अगर हो सके तो महिला, बुजुर्ग, बच्चे उनको उतरवा लीजिए तेल के बदले। अच्छा, इनके पास भी ऑप्शन ये है कि हवाई जहाज यहां से उड़कर, अब समुद्र में तो गिराओगे नहीं, फारस की खाड़ी में तेल चाहिए तो इसमें से बच्चे निकाल के उतार दो, महिलाएं और बच्चे यहां से उतार दो। तो यहां से कुछ 25-30 के आसपास जो सवारियां हैं वो दुबई एयरपोर्ट पर उतार दी जाती हैं। सवारियां उतरती हैं, बदले में तेल मिलता है, दिन होने का इंतजार होता है। सुबह सुबह ये भाई लोग यहां से अपना जितना भी भारत की तरफ से कोऑर्डिनेशन था, अपने जो परिवारजन थे उनको वापस ले लेते हैं। इधर आतंकी जो हैं वो अपनी फ्लाइट उठाते हैं और उठा करके वापस अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं। सुबह सुबह 8:33 पर कंधार में 25 दिसंबर के दिन फ्लाइट लैंड हो जाती है। अब इस पूरे घटनाक्रम में जितनी देर फ्लाइट घूमी है, यहां पहुंची है, इस पूरे दौरान कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ। यहां पहुंचने से पहले आतंकियों ने कोई भी मांग नहीं रखी। यहां पहुंचकर ही उन्होंने अपनी तरफ से मांगे रखी कि हम चाहते क्या हैं। मतलब ये देखें आप कि यहां तक पूरा कार्यक्रम कालखंड जो हुआ, इससे अंदाजा लगा सकते हैं आज के समय में और उसके समय में कितना अंतर है।
आज के समय में इतनी तेज टेक्नोलॉजी है, इतनी तेज, आज अगर ऐसी घटना हो तो हवा के अंदर ही फाइटर जेट्स पहुंच जाएंगे। आज अगर ऐसी घटना हो तो क्रॉस बॉर्डर भी रडार में चीजें पता चल जाएंगी। आज अगर ऐसी घटना हो तो यूएई के अंदर अब भारतीय सेना खुद जाकर के कार्रवाई करने में सक्षम होगी, क्योंकि यहां पर हमारे बहुत अच्छे देश के बीच में स्ट्रेटेजिक टाइज हैं। तो ऐसे में उस समय मतलब सब कुछ चल रहा था और दिल्ली के अंदर बस बैठकर यह मंथन हो रहा था कि करें तो करें क्या। इस तरह से यह घटना घटी कि इस पूरे कालखंड में यहां तक विमान पहुंचता है इस उम्मीद के साथ कि ठीक है, अब देखते हैं ये लोग क्या मांगते हैं। यहां पर उस समय देश में विदेश मंत्री हुआ करते थे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह केंद्र के मंत्री थे, विदेश मंत्री थे। अब यहां से नेगोशिएशन शुरू होता है। कंधार के अंदर बैठे जो हाईजैकर्स हैं उनके द्वारा मांग रखी जाती हैं, क्योंकि यहां तालिबान का शासन है। तालिबान का शासन है, कंधार के अंदर फ्लाइट खड़ी है तो तालिबान की भी माननी पड़ेगी। ऐसे में भारत की तरफ से कुछ अधिकारी, जिसमें उस समय के जो बड़े अधिकारी थे उन लोगों को यहां पर भेजा जाता है, जिसमें अजित डोभाल साहब भी एक अधिकारी हैं। उस समय वो एक मतलब अधिकारी होंगे, उस समय जिस भी लेवल पर रहे होंगे, वो यहां पर पहुंचते हैं और यहां पहुंच करके इनके साथ में नेगोशिएशंस शुरू होते हैं। नेगोशिएशंस में इनके द्वारा, आतंकियों के द्वारा 36 आतंकियों की रिहाई, $200 मिलियन और एक आतंकी का शव जो कि भारत में दफन है उसे मांगा जाता है। 36 आतंकी, $200 मिलियन और एक आतंकी का शव जब मांगा जाता है तो यहां से जो गए हुए जो भारत के प्रतिनिधि हैं वो इनके साथ निरंतर नेगोशिएट करते रहते हैं। नेगोशिएशन के अंदर शव को लेकर के और पैसे को लेकर तालिबान वीटो कर देता है। तालिबान बोलता है कि यह गैर इस्लामिक है और हम अपने देश में ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे जो गैर इस्लामिक हो। ऐसे में हम आपको ना तो शव मांगने देंगे ना पैसे मांगने देंगे, बाकी चीज जो मांगनी है उसके लिए नेगोशिएशन करते रहो। इधर 36 वर्सेस भारत के सारे की सारे जो नागरिक हैं उनके लिए नेगोशिएशन शुरू होते हैं कि इतने आतंकी छोड़ोगे तब हम आपके लोगों को छोड़ेंगे। काफी दिन तक ये नेगोशिएशन चलते हैं, लगभग 6-7 दिन तक की ये घटनाक्रम चलती है। आखिरी दिन जाकर के तालिबान, भारत के सभी प्रयास, उसके बाद इस सभी संयुक्त प्रयासों का परिणाम यह निकलता है कि भारत सरकार 3 आतंकियों के बदले अपने लोगों को छुड़ाने में कामयाब होती है। लेकिन जिन आतंकियों को भारत ने छोड़ा, अच्छा, छोड़ने के लिए भी भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री गए और वो अपने साथ में उनको लेकर गए और वहां पर उनको यहां रिहा किया जाता है। इसके साथ साथ अपने लोगों को सुरक्षित वहां से वापस लाया जाता है। जब ये सारा घटनाक्रम हुआ उस दौरान आप विचार कीजिए, लगभग 31 दिसंबर को जाकर के ये लोग भारत वापस लौटे हैं। तो 24 तारीख से लेकर 31 तारीख तक भारत में जो हालात थे वो हर मीडिया की हेडलाइन यही थी, हर अखबार की हेडलाइन यही थी, कंधार हाईजैक, सरकार से तमाम प्रकार के प्रयास। और सरकार उस समय केवल इसलिए शांत कि यहां पर एक्शन क्या लें, अगर हम डायरेक्ट सैन्य कार्रवाई कर दें, मतलब भारत की खुफिया एजेंसी के लोग इस तरह से भी तैयार थे कि हम यहां पर डायरेक्ट कार्रवाई कर दें, लेकिन सबसे बड़ा डर यह कि अगर लोग मर गए तो भारत में कितने सवाल पूछे जाएंगे। ये वस्तु स्थिति इस वेब सीरीज में दिखाई गई है। अच्छा, अब यहां पर बवाल किस बात को लेकर हो रहा है, ये सारा घटनाक्रम मैंने आप लोगों को बता दिया। यहां पर 36 आतंकियों की रिहाई, साथ में सज्जाद अफगानी का शव और $200 मिलियन अमेरिकी मांगे गए थे, ये मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया। अब बवाल किस बात पर है उसको समझते हैं। देखिए, ये 3 आतंकी छुड़वाए गए थे, मसूद अजहर, मुश्ताक जरगर और उमर शेख, ठीक है। अब इसमें कहानी क्या है कि जो व्यक्ति यहां से विमानों को ले जा, मतलब जो आतंकी यहां से विमान को अपहरण करके ले जा रहे थे, उन्होंने अपने जो कोड नेम थे ना, वो हिंदू कोड नेम रखे हुए थे। हिंदू कोड नेम में एक था चीफ, एक था डॉक्टर, एक था बर्गर, एक का नाम था भोला और एक का नाम था शंकर, यानी कि उन्हें कोई पहचान ना पाए। सबने मंकी कैप लगाई हुई थी और एक दूसरे से जब वो बातें कर रहे थे तो वो बातें कोड नेम के साथ कर रहे थे, कोई भी किसी का ओरिजिनल नाम नहीं ले रहा था। अगर आप इन नामों पर गौर करें तो शंकर भगवान का नाम होता है, भोला भी भगवान शिव का नाम होता है। तो भगवानों के नाम ये आतंकी यूज कर रहे थे। इन्हीं आतंकियों का नाम इस वेब सीरीज में भी यूज किया गया है। यह वेब सीरीज जो कि अनुभव सिन्हा द्वारा बनाई गई है, अनुभव सिन्हा ऑलरेडी भारत में कई ऐसे बयानों के लिए जो कि कंट्रोवर्शियल रहे हिंदू मुस्लिम प्लेटफॉर्म के लिए, ये इस तरह के बयान जैसे जेएनयू के अंदर हो रहे प्रोटेस्ट में काफी दिखाई दिए। साथ में इनके बयान कि आतंकी मुसलमान नहीं होते, इस तरह के बयानों के लिए ये पहले भी विवादित रहे हैं।
इन्होंने जब इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया तो लोगों का मतलब कॉमन सवाल इनसे यही था कि भैया तुमने इन आतंकियों के नाम जो थे वो तो एज इट इज दिखा दिए, लेकिन किसी को यह नहीं बताया कि ये आतंकी असली नाम क्या रखते थे। इसको बताने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? जब तुम हूबहू वही सब चीजें दिखा रहे हो तो आने वाली जनरेशन, अच्छा विवाद किस बात पे था कि आप लोगों ने ये नाम रख लिए, आज की जो जनरेशन है, जेन जी क्राउड है, वो कल को इन तथ्यों को चेक नहीं करेगी कि ये कोड नेम थे। वो मानेगी कि शंकर नाम का कोई व्यक्ति आतंकी था। तुमने इन कोड नेम को एज इट इज जाने दिया। आज के 10 साल बाद आज की जो जनता है, जो छोटे बच्चे हैं, जो कल को बड़े होकर के इन सब सिनेमा को देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि हिंदू आतंकी था। लेकिन तुमने उस जगह ये डिस्क्लेमर देना चाहिए था कि शंकर उसका कोड नेम था, असली आतंकी कोई मुसलमान था। इस बात को तुमने छुपाया, कहीं पर भी तुमने इस बात को नहीं दिया। इस बात को लेकर विवाद हुआ। हाईजैकर्स के असली नाम क्या थे? इब्राहिम अतहर, सनी अहमद काजी, शाहिद अख्तर सैयद, मिस्त्री जहूर इब्राहिम और सैयद शकीर। बोले ये असली आतंकी थे। तुमने इनका नाम ना बता करके ये काम किया। तो अमित मालविया, इनके द्वारा ट्वीट आता है और ट्वीट में इस बात को बताया जाता है कि कितना अच्छे से इस मामले में इस तरह की थॉट को आगे डाल दिया गया और कहीं पर डिस्क्लेमर नहीं डाला गया कि कौन था। यह बात जब निकल कर आई तो फिर नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को सरकार के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा बुलाया गया कि भैया इधर आओ और आप आकर बताओ कि आपका इस पर इंटेंशन क्या है। ऐसे में नेटफ्लिक्स के हेड को बुलाकर, कंटेंट हेड को सरकार ने बुलाया और कहा कि यह देश के सेंटिमेंट्स का खिलवाड़ होगा। ऐसे में इसकी तरह से एक रॉन्ग तरीका लोगों तक पोर्ट्रे होगा। बेहतर होगा कि इसमें सारे डिस्क्लेमर्स डाले जाएं। इस पर नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड मुलाकात करते हैं भारत सरकार से और फिर अपनी तरफ से यह घोषणा होती है कि हम अपने शुरुआत में, यानी वीडियो की शुरुआत में, आतंकियों का नाम इंट्रो में ही डाल देंगे कि यह व्यक्ति इस नाम से था, असली नाम इसका यह था। इस बात के साथ जाकर के मामला थोड़ा सेटल होता है कि हां भाई ठीक है। नेटफ्लिक्स ने अपनी तरफ से अनाउंसमेंट किया और अनाउंसमेंट में यह बात बता दी कि साहब हमारी तरफ से यह आतंकी था, इसका नाम यह था, यह हम जानकारी आपको पहले ही दे रहे हैं। यह बात भी हो जाती है, सारी घटनाएं चल रही होती हैं। लेकिन अभी के लिए क्या चीज निकल कर आती है कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी सीरीज को बैन करने का डिमांड किया जाता है। बोले साहब यहां पर फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके दिखाया गया है। नेटफ्लिक्स ने कहा कि जो नाम थे वो हमने दिखा दिए हैं, हमने ऑफिशियल बयान में इस बात को डाल दिया है कि कौन आतंकी था, किस तरह से था। वर्ष 2000 में भी भारत सरकार के द्वारा ये साफ जानकारियां दी गई थी, हमने वो जानकारियां दिखा दी हैं। अच्छा, ऐसे में नेटफ्लिक्स सीरीज में जो जानकारी दी गई है वो एक पुस्तक फ्लाइट इनटू फियर द कैप्टन स्टोरी, जो कि उस समय फ्लाइट चलाने वाले कैप्टन देवी शरण और श्री जॉय चौधरी, जो कि एक पत्रकार थे, उनके अपने यादगारों पर लिखी हुई वेब सीरीज है या फिर उन पर बनी हुई सीरीज है। या तो पूरा की पूरा वही लिखते, तो फिर आपने उसमें क्रिएटिव फ्रीडम जो ली, उस क्रिएटिव फ्रीडम में इन्होंने क्या किया नेटफ्लिक्स वालों में कि जब सीरीज खत्म हो रही है, जिस समय कैप्टन बाहर आते हैं, तो उसमें दिखाया गया है कि विदेश मंत्री कैप्टन को सल्यूट कर रहे हैं। यहां पर खुद कैप्टन बोलते हैं कि साहब ऐसा नहीं हुआ था, उन्होंने अपनी आंखों से ही हमें, मतलब हम पर गौरव फील किया था। नंबर एक। नंबर दूसरा, बोले इस वेब सीरीज में जिस तरह से दिखाया गया है कि कैप्टन खुद जाकर के पाइप सही कर रहा है फ्लश का, बोले मैंने नहीं किया था, मैंने बस बताया था कि यहां से हो सकता है। बोले इस तरह से यहां पर कुछ चीजें गलत तरीके से दिखाई गई हैं। खैर कोई नहीं, फिलहाल के लिए चर्चा इस बात पर है कि उस समय जो लिया गया फैसला था वो सही था अथवा गलत था। सही और गलत की इस लाइन में आज भी जब जब चर्चा इस बात की होगी कि 3 आतंकियों को छोड़ा गया, उनके बदले हमने अपने लोग बुलाए, लेकिन वो आतंकी हमें कितने महंगे पड़े, क्योंकि जिस आतंकी मसूद अजहर को छोड़ा उसी ने जाकर के बाद में भारत में संसद पर हमला किया हो या पुलवामा पर हमला किया हो, वो सारे हमले उस व्यक्ति की वजह से हुए। ऐसे में जब जब उस आतंकी के हमले होते हैं, कंधार हाईजैक फिर से याद आता है और सरकार का वो फैसला फिर से रिकॉल किया जाता है जो फैसला सरकार ने उस समय पर किया था।
सरकार के उन फैसलों को आज फिर से यदि याद किया जाए तो यही याद किया जाता है कि उस समय अटल जी सरकार में थे और अटल जी के साथ में सरकार में जो सहायक दल थे उसमें शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल, लोक जनशक्ति पार्टी, समता पार्टी, बीजू जनता दल, डीएमके, जनता दल यानी जेडीयू और ममता बनर्जी वाली जो तृणमूल कांग्रेस है, ये सारे की सारी उस समय सरकार के सहयोगी गठबंधन घटक दल हुआ करते थे जिस समय ये घटना हुई थी। ऐसे में जो आज अपोजिशन में बैठे हुए हैं जैसे कि शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट है, मतलब ये जो तृणमूल कांग्रेस है या फिर शिरोमणि अकाली दल है, ये आज अपोजिशन में हैं लेकिन उस समय ये सत्ता पक्ष के साथ थे। और उस समय के जो गठबंधन सरकार थी जिसमें बीजेपी मेजॉरिटी नंबर के साथ नहीं थी, वो यहां पर सबसे ज्यादा सीट लेकर 182 सीट के साथ सरकार में प्रधानमंत्री पद पाई थी। ऐसे में गठबंधन की सरकार मजबूर ज्यादा दिखाई दी, मजबूत कम दिखाई दी। उन्होंने आतंकियों को रिहा किया, यही सबसे बड़ा सवाल बना। ठीक है, इसके साथ साथ नेटफ्लिक्स की एक और कमी पकड़ी गई और वो क्या है, नेटफ्लिक्स ने इंडिया में जो सीरीज लॉन्च की है ना उस पर तो डिस्क्लेमर डाल दिया, लेकिन जो यूएस में उसने सीरीज अपलोड की है उसके अंदर उसने डिस्क्लेमर नहीं डाला है। लोग इस चीज को बकायदा ढूंढ ढूंढ कर निकाल लिए कि इंडिया वाली में तो डिस्क्लेमर आ गया है, यूएस वाली के अंदर नहीं डाला है, क्योंकि इंडिया के लेकर के कोई भी बात हो यूएस में तो सब कुछ ओपन चलेगा, हमारी मर्जी, क्योंकि हम इंडिया के अंदर इंडिया के कानून मानेंगे, बाहर नहीं मानेंगे। इसलिए फिर से नेटफ्लिक्स पर कुछ सवाल इकट्ठे हो रहे हैं। अब इस बीच में एक पूर्व रॉ चीफ है जिन्होंने उस समय पर इस घटना के समय अपने कुछ फैसले लिए थे, उनमें से हैं एक अमरजीत सिंह दुलत। उनके बयान फिर से सरफेस हो रहे हैं। उस समय रॉ चीफ ने, जो उस समय थे जिन्होंने पंजाब के डीजीपी से बात की थी कि हाँ भाई आप जाकर के उन लोगों को रेस्क्यू करो, उनके बयान इस समय राजनीति गलियारों में काफी ज्यादा सुर्खी बने हुए हैं। क्या अमरजीत दुलत कह रहे हैं कि साहब हम अगर उस समय अमृतसर में ही एक्शन ले लिए होते तो आज ये दिन देखने ना पड़ते। ये वही वाली बात है कि अब हमने अमृतसर में एक्शन क्यों नहीं लिया। तो डीजीपी का भी ऑन रिकॉर्ड ये बयान दर्ज है कि जो वहां के सीएम हैं वो नहीं चाहते थे, मतलब यहाँ के जो डीजीपी हैं उनका कहना है कि उन्हें किसी का ऑर्डर नहीं मिला था, दिल्ली से उनके पास कोई आदेश नहीं गया था, और सीएम जो थे प्रकाश सिंह बादल वो चाहते नहीं थे कि पंजाब में कोई खून खराबा हो। ऐसे में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। मतलब अकाउंटेबिलिटी का कितना हाश था उस समय, ये सोचकर देखिए कि दिल्ली से कोई कॉल नहीं जा रहा है ये कहने के लिए कि गोली चला दो, पुलिस तैयार खड़ी है 50 मिनट तक एयरपोर्ट पर, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। ऐसे में बादल सरकार जो है वो भी कोई आदेश नहीं दे रही है, दिल्ली से भी कोई आदेश नहीं दे रहा है। तो इस 50 मिनट को लेकर के अमरजीत सिंह दुलत अपने कई बयान पहले भी दे चुके हैं, जो कि उस समय भारत की जो खुफिया एजेंसी है उसके प्रमुख हुआ करते थे। इन्होंने अपनी तरफ से जब ये बयान दिया तो इस पर राजनीति भी होनी थी, राजनीति होने लगी, तो इसमें इनका जो बयान है वो वायरल होते होते अब इस तरह से सामने आ गया। क्या यहां पर सुप्रिया श्रीनेत्र जो कि कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है वो कहती हुई दिखती हैं कि अंधभक्तों और मूड भाजपाइयों चुप बैठो और देखो कि रॉ प्रमुख एएस दुलत जो हैं वो हाईजैकिंग के लेकर के कह रहे हैं कि निर्णय लेने में हमसे गलती हुई थी। इसका मतलब इनका इशारा साफ साफ इस बात पर है कि उस समय की जो सरकार थी उससे गलती हुई थी। अब उस समय की जो सरकार थी उससे गलती हुई थी, कांग्रेस इस विषय को मुद्दा बना रही है, लेकिन फिर बीजेपी की तरफ से इस बात पर बचाव आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है जो इस तरह के बयान दे रहा है वो राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में रहा है। इनके जो जो इनके विचार हैं वो राजनीति से भी प्रेरित हैं, जो इस समय इस तरह की बातें बोल रहे हैं। अदरवाइज जो रॉ प्रमुख थे टेक्निकली उन्हें अपने ऊपर इस बात का जिम्मेदारी लेना चाहिए था कि हमसे गलती हुई, मुझसे गलती हुई। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी हाईजैकिंग की घटना होती है तो रॉ उस समय क्या कर रही थी? नेपाल से अगर विमान उड़ा था तो उस समय रॉ क्या कर रही थी? उस समय इनकी अपनी जिम्मेदारी क्या थी, इस पर भी ये बयान दें। ठीक है, ऐसे ही इनका एक बयान और निकल कर आता है दुलत का, और वो क्या है,
इन्होंने अफजल गुरु की जो फांसी थी, इसकी फांसी को भी इन्होंने एक इंटरव्यू में गलत बताया, कहा कि वो अनफॉर्चुनेट है। अफजल गुरु कौन है? अफजल गुरु जब संसद पर हमला हुआ, वही मसूद अजहर के द्वारा किया गया हमला, जो आतंकी रिहा होकर गया था, उसने संसद पर हमला किया। मतलब एक ही साल बाद उसने जाकर पाकिस्तान में भारत के ऊपर हमला प्लान कर लिया, संसद पर हमला किया। उस हमले के अंदर साजिशकर्ताओं में मुख्य साजिशकर्ता अफजल गुरु था। अफजल गुरु की फांसी को भी ये गलत बता चुके हैं। इनका कहना है कि इतने सारे लोग लिस्ट में थे, उनका नंबर 11वें 12वें नंबर पर आता था, उन्हें पहले ही फांसी क्यों दे दी? क्या इसलिए कि वो कश्मीर से आते हैं इसलिए उन्हें फांसी दे दी? इनके बयान पहले भी इस तरह के वायरल बयानों में रहे हैं। इनके बयानों से ये बात की स्पष्टता कि ये किस तरह की विचारधारा रखते हैं, राजनीतिक इनका झुकाव क्या है, वो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। संसद हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को जब फांसी दी गई तो बहुत ज्यादा कश्मीर में और भारत के विभिन्न कोनों के अंदर विरोध हुआ। दूसरी बात ये और निकल कर आई कि जिस व्यक्ति ने ये वेब सीरीज बनाई है, अनुभव सिन्हा, वो अपनी तरफ से ये बयान देते हुए पाए जाते हैं कि आतंकी मुसलमान नहीं होते। इनका बयान ये है कि टेररिज्म जो शब्द है वो असल में मुसलमानों के लिए शुरू नहीं हुआ, किसी और के लिए शुरू हुआ था। ये अपनी एक फिल्म के प्रमोशन में ऐसा कहते हुए पाए गए हैं। अच्छा, इस तरह की जो चीजें हैं, इन्हीं कारणों से इस फिल्म निर्माता या वेब सीरीज के निर्माता और इस घटना के अंदर उस समय की सरकार की गलती बताते हुए लोगों को भी लोग खोज खोज कर ला रहे हैं कि गलती कहां हुई थी। गलती निर्णय के अंदर थी, लेकिन सरकार असल में अपने लोगों को रिहा कराना चाहती थी, उसकी कीमत उन्होंने आतंकियों को चुका कर की। तो सही एक्शन होना क्या चाहिए था? सही एक्शन वही जो अब हो रहा है। आतंकियों को गिरफ्तार ही नहीं किया जाता, उन्हें मार दिया जाता है। उन्हें जेल में बिठा करके सेवा नहीं दी जाती, उन्हें सीधा ही मार दिया जाता है। अब तरीका भारत बदलते हुए भारत ने सीख लिया है, लेकिन अनुभवों से ही सीखा जाता है। जिन आतंकियों के नाम थे उमर शेख, मुशगर असगर, जिन्हें रिहा किया गया था, वो सभी एक एक करके बहुत सारे हमलों के अंदर, भारत के अंदर हुए हमलों में फिर से सुर्खियों में रहे। और इस बात को बार बार देखा यही गया कि जिस तरह से, और देखिए ये बात बहुत सही भी है कि दुनिया हमेशा इतिहास से ये सवाल पूछेगी कि उस समय ये फैसला क्यों नहीं लिया गया था। आज यही कारण है कि जब इजराइल और गाजा पट्टी का कॉन्फ्लिक्ट आप देखते हैं, तो ऐसे में नेतन्याहू सबक लेते हुए अपने लोगों की रिहाई के लिए किसी भी प्रकार से जो फिलिस्तीनी हैं उनकी रिहाई नहीं करना चाहते। उन्होंने अपनी तरफ से केवल एक ही तरीका अपनाया हुआ है, क्योंकि दुनिया इतिहास के झरोके में जब झांकती है तो उस समय की परिस्थितियों को नहीं देखती कि सरकारों पर कितना प्रेशर होता है, वो केवल अपनों की रिहाई चाहती है। और ऐसे में आज जब आप दुनिया भर के अंदर ये घटना होते हुए देखते हैं कि किस प्रकार से दुनिया आज इस मामले को लेकर के जजमेंटल है कि उस समय की सरकारों ने यह गलती क्यों की थी, यह घटना आज भी आप होते हुए देख सकते हैं कि 101 इजरायली आज भी हमास के पास कब्जे में हैं, लेकिन नेतन्याहू अपने लोगों को रिहा करने के स्थान पर युद्ध का तरीका ही अपनाकर चल रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया बाद में उनसे ये सवाल पूछेगी कि आपने रिहाई के बदले उनके कुछ आतंकी छोड़ दिए थे, क्यों छोड़े? इसलिए बेहतर है कि युद्ध ही करते रहो। आज भी आप में से जितने लोग उस समय की सरकार के इस फैसले को गलत मानते हैं कि अपने लोगों की जान बचाने के लिए आतंकियों की रिहाई उचित नहीं थी, क्योंकि उन आतंकियों ने हमारे ही लोगों को बाद में मारा, उससे ज्यादा लोगों को वो अब तक मार चुके हैं, उस समय ही सेना अगर एक्शन ले लेती तो बेहतर होता। तो साथियों, इतिहास हमेशा सिखाता है कि भविष्य किस दिशा में जाएगा, और दुनिया में भी बहुत सारे लोग इसी तरह के सबक लेकर आज की राजनीति करते हैं। लेकिन हमेशा इतिहास से ही आप भविष्य की राह देखते हैं। आपके अनुसार क्या सही होता, क्या गलत होता, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। हालांकि भारत में ऑलरेडी बहुत सारी वेब सीरीज और फिल्में विवादों के कारण विवादों में रही हैं। फिल्म निर्माताओं को भी यहां पर अकाउंटेबिलिटी का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि भावनाओं को आहत करने से पहले वो विषय वस्तु पर अगर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दें तो संभवतः दुनिया भर के जो अवार्ड्स हैं वो भी भारत को मिलने लगे, बजाय इसके कि उनकी वजह से राजनीति हो।
फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी हमसे कनेक्ट रहने के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर RAS जिसकी वैकेंसी आ चुकी है, उसका बैच लॉन्च हो चुका है, आप उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे GA फाउंडेशन का बैच उपलब्ध है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी पाठशाला.com वेबसाइट पर हमारी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक